नमस्ते और स्वागत है आपका सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया पर। आज हमारे साथ एक ऐसी कहानी है जो साबित करती है कि करियर में पॉज का मतलब फुल स्टॉप नहीं होता। ये एक मौका हो सकता है एक लंबी छलांग के लिए, ताकत और हौसला जुटाने का। हमारी गेस्ट हैं आज मीनाक्षी जी, जिन्होंने अपना सफर बिहार से शुरू किया। शादी के बाद उन्होंने वो जिंदगी अपनाई जो हम में से बहुत लोग जानते हैं। हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब के कारण डिफरेंट सिटीज में रहना और परिवार की खूबसूरत जिम्मेदारी संभालना, लेकिन उनके अंदर कुछ करने का जज्बा कभी बुझा नहीं। 2 बेटियों की परवरिश करते हुए और 5 डिफरेंट स्टेट में रहते हुए उन्होंने सिर्फ घर नहीं संभाला, बल्कि अपने लिए एक मजबूत नींव तैयार की। उन्होंने बच्चों के साथ साथ पढ़ाई करके पीएचडी करने का फैसला किया और जब सही वक्त आया तो उन्होंने सिर्फ अपना करियर रीस्टार्ट नहीं किया, बल्कि एक रॉकेट की तरह लॉन्च किया। आज वो एक ऑथर हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाई कर चुकी है और सुराना कॉलेज के बाद अब वो इंडिया के प्रेस्टिजियस आईआईएम बैंगलोर में एज ए एकेडमिक एसोसिएट के तौर पर काम कर रही हैं। इनकी कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आपके स्किल्स कभी एक्सपायर नहीं होते और अपने सपनों को पूरा करने का सही वक्त आज है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारी इनक्रेडिबल इंस्पायरिंग गेस्ट मीनाक्षी जी का। नमस्ते और आपका दिल से स्वागत है सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया पर। मीनाक्षी जी, इट्स सो गुड टू सी यू हियर। मीनाक्षी जी, आप बिहार से बिलोंग करती हो, आप एक ऑथर हो और आप एक मॉम हो, तो आपने ये सफर की शुरुआत कैसे की? आप जब हमारे दर्शकों को बताएंगी कि कहाँ से आपकी इस जर्नी की शुरुआत होती है? I am born and brought up in Bihar, Motihari, and after that, as usual, everything is going on. But yes, after marriage, actually, it was difficult to continue my study, continue my, you may say, continue my passion. But I never give up. मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड के ट्रांसफरेबल जॉब के कारण मैं अपने कैरियर को कंटिन्यू तो नहीं रख सकी, लेकिन मैंने अपने डेवलपमेंट में कभी कमी नहीं किया। मेरे को ये लगता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सबके लिए है, मेरे परिवार के लिए, तो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अपने लिए भी है। और इस बात को मैंने ध्यान में रखते हुए मैं अपने जर्नी को कंटिन्यू करती रही और आज मैं यहाँ आपके पास हूँ। वेरी नाइस मीनाक्षी जी, बहुत ही मतलब कि आपने इस बात को समझा कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपकी खुद अपने लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने उस पे काम किया। वेरी नाइस। तो मीनाक्षी जी, जैसा आपने बताया कि आपके हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब थी जिसकी वजह से आपको अलग अलग स्टेट में रहना पड़ा और आपको अपनी स्टडी और अपने पैशन को भी आपको डिसकंटिन्यू मतलब एक ब्रेक देना पड़ा था, तो क्या आप हमें उस टाइम पे ले जाएंगी और आप बताएंगी कि वो कैसा सिचुएशन रहा होगा आपके लिए? आपने फिर कैसे उसको ओवरकम किया? चलिए, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि शायद मैं अपने पैशन को पूरा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर दूसरी पल लगता था नहीं, अगर ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं ये तो करूंगी ही, लेकिन साथ साथ मेरे लिए भी अपने लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए शायद मेरे अंदर से मैं सेल्फ मोटिवेट होती थी और मेरे हस्बैंड ने इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया और हर वक्त मुझे मोटिवेट करते रहे और कभी डिस्करेज नहीं किया। लेकिन मेरे को लगता था कि मेरा कुछ अपना ड्यूटी है, तो मैं भी अपने ड्यूटी को बहुत अच्छे ढंग से पूरा करती रही। और डिफरेंट स्टेट में होने पे शुरू में तो मुझे लगा कि शायद ये मेरी डिसएडवांटेज है, बट जैसे जैसे मैंने 1-2 जगह चेंज किया तो मुझे वो डिसएडवांटेज नहीं बल्कि मुझे तो एडवांटेज लगा, क्योंकि हर जगह जाना, हर किसी से मिलना और उनके कल्चर को समझना, हर चीज समझना, उससे शायद मेरा हम सबका माइंड ब्रॉड होता जाता है और ये मेरे साथ भी हुआ। बहुत अच्छा, बहुत सही पॉइंट आपने कहा कि जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं और अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग कल्चर को समझते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और जैसा कि मैं आपके बारे में जानती हूँ, आपने बताया कि आपने आफ्टर 20 ईयर्स अपना करियर स्टार्ट किया। मतलब फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो कि खुद को सेल्फ मोटिवेट करना और आफ्टर 20 ईयर्स बाद ब्रेक
ब्रेक के बाद अपने करियर को फिर से रीस्टार्ट करना, और वो भी रीस्टार्ट करना नहीं, इन्होंने तो रॉकेट के जैसे छलांग लगाई, जैसे आईआईएम जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में जॉब कर रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है मीनाक्षी जी। तो मीनाक्षी जी, आपकी 2 बेटियां हैं, तो आपने दोनों बेटियों के साथ अपनी भी पढ़ाई कंटिन्यू की, मतलब आई थिंक आपने अपनी बेटियों के बॉर्न होने के बाद आपने अपनी पीएचडी की, यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, पीएचडी किया। तो कैसे मतलब आपने मोटिवेट किया खुद को, आपने टाइम मैनेजमेंट किया बच्चों के साथ, और कैसे किया आपने ये सारी चीजें? एक्चुअली मैं जैसा बताई, मैं सेल्फ मोटिवेटेड थी लेकिन उसको फिर कंटिन्यू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज था कि अगर मेरा कल का कोई रूटीन है, कल मेरे को क्या क्या काम है, मैं आज रात में ये मेरा जरूर था, मैं टू डू लिस्ट बना लेती थी। और टाइम को मैनेज करना सबसे बड़ी बात मेरे साथ यही थी, मैं टाइम को बहुत मैनेज करके चलती थी। अगर मुझे अपने लिए 2 आवर चाहिए तो मैं कैसे उसमें निकालूं, ये मैं बहुत अच्छे से कर पाती थी, और शायद उसी का नतीजा है कि आप इस जगह पे हैं। राइट, बिल्कुल, आपने ये बहुत ही अच्छी पॉइंट कही कि जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो हमारा माइंड पूरा क्लियर हो रहता है कि हमें क्या करना है, और उस टाइम पे फिर हम उस चीज को, मतलब उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने ये। तो फिर जैसे आपने पीएचडी किया, आपका पीएचडी का टॉपिक क्या था? मेरा पीएचडी का टॉपिक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक्चुअली मैंने पीएचडी स्टार्ट किया आज से 17 इयर्स बिफोर। तो 17 इयर्स बिफोर उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब नया बहुत बर्निंग टॉपिक आप बोल सकते हो तो मेरे को भी अच्छा लगा। वैसे मैं इकोनॉमिक्स की हूँ, डायरेक्ट इकोनॉमिक्स से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे चीजों से रिलेटेड है। उसमें इकोनॉमिक्स भी एक है, इन्वायरमेंटल साइंस है, बहुत सारे चीज है। लेकिन मेरे को टॉपिक इतना अच्छा लगा, और शायद जब मैं उसमें घुसी तो मेरे को समझ में आया कि हम लोग डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे वर्क ऐसा करते हैं, अगर उसको नहीं करे या ढंग से करे तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलना कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन मैं इस बात को समझ के इसमें मेरे को इतना इंटरेस्ट आया कि मैं आज तक, रिसर्च तो मेरा पूरा हो गया, डॉक्टरेट मिल गया, लेकिन फिर भी मैं आज तक उस पर रिसर्च करते ही जा रही हूँ। राइट। तो मीनाक्षी जी, आप तो एक ऑथर भी हैं, आपने एक बुक लिखी है, तो क्या आप अपने बुक्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएंगी? क्या है वो बुक, मेन मोटो क्या है उस बुक का? हाँ, वो बुक भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड है। अच्छा। एक्चुअली मैं जब इसमें वर्क कर रही थी, मेरे को ऐसा लगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हुए भी आज हम मैक्सिमम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। और एज ए कंज्यूमर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जाने कि ये क्या है, बिकॉज कंज्यूमर में इतना शक्ति है, इतना पावर है कि वो डिमांड जिस तरह का करेगा, प्रोड्यूसर को उस तरह का सामान बनाना ही है। ये मैं एज ए इकोनॉमिस्ट बोल रही हूँ। तो एक्चुअली अगर कंज्यूमर समझेगा कि मैं जिस चीज का डिमांड कर रही हूँ वो एनवायरनमेंट के लिए कितना सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी की बातें एकेडमिक में, ये प्रोफेशनल लाइफ में, एजुकेशन में, ये सब में तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जनरल पब्लिक को इस बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। Right. इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना बुक लिखने का सोचा, और मैं अपना बुक बिल्कुल इस तरह से लिखी हूँ जिसको एक साधारण से साधारण आदमी भी, मीन्स कि जो नहीं बच्चे भी समझ सकते हैं, जो इतना बहुत सारा ऐसा टर्म नहीं जानता है इकोनॉमिक्स का या इन्वायरमेंट का, वो भी समझ सकता है कि क्या है, हम क्या यूज कर रहे हैं। और हमारे छोटे छोटे एज ए कंज्यूमर हम अगर जिस तरह का डिमांड करेंगे उस तरह का मुझे चीज मिलेगा, तो हम ऐसे चीजों का डिमांड करें जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। और हम अपने डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके अपने एनवायरनमेंट पे गुड इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इस तरह का सब चीज मेरे बुक में मेंशन है, और ये बुक हर किसी को इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए और इस दुनिया को अच्छे ढंग से सरवाइव करने के लिए ये जरूरी है कि हम इस टॉपिक को समझें। तो ये मेरा छोटा सा कोशिश है सबको समझाने के लिए कि क्या है सर्कुलर इकोनॉमी, और कैसे हम इस सर्कुलर इकोनॉमी के थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पा सकते हैं। बहुत ही अच्छा मीनाक्षी जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि कैसे हम इस
चीज को अपने डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं और हम एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं एनवायरनमेंट में, अपनी सोसाइटी पे। राइट, बहुत ही अच्छी बात कही आपने और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और शायद ये सबको पता भी होना चाहिए। मतलब एज ए मतलब सच बताऊं तो मुझे भी नहीं ये टॉपिक एक्चुअली में पता था। जब मैंने आपके बारे में सुना और जब मैंने आपसे बात किया और जब मैं आपकी बुक्स देखी तब मुझे भी इस टॉपिक के बारे में पता चला। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छी बुक्स है। आप इसे अमेजॉन पे अवेलेबल है आपकी बुक, तो आप आराम से अमेजॉन से ये बुक्स आप ले सकते हैं और आप भी समझ सकते हैं कि क्या होता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाइए और इनकी बुक्स को परचेज करिए और आप इसके बारे में जानिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके इस टॉपिक पे। मीनाक्षी जी, ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपकी बुक का। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब ये तो आपकी जर्नी है जो, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाए कि जब आपकी बेटियां भी स्टडी कर रही थी तो फिर आप और आपके बच्चे दोनों का स्टडी टाइम क्या साथ साथ होता था? कैसे आप लोग करते थे स्टडी? नहीं, एक्चुअली क्या होता था, मैं शुरू से बच्चे जब पढ़ना शुरू किए तब से लेकर के और 9th क्लास तक मैंने बच्चों के लिए 3 आवर स्पेशली रखा नाइट का। नाइट में मैं कुछ नहीं करती थी। अगर मेरे को खाना भी बना के रखना तो या पहले कर लूंगी, पहले ही करके रख देती थी। अच्छा। और शाम में बच्चे जब स्कूल से आते थे तो मतलब स्नैक्स वगैरह लेके खेलने गए, उस समय भी मैं उनके साथ रहती थी। वो खेलते थे और मैं उन जो सारे बच्चे थे उनके मॉम के साथ मैं भी वॉक करती थी, लेकिन साथ साथ ही रहती थी। और उसके बाद जब वो आते थे और उनके स्टडी टाइम होती थी तो स्टडी टाइम से पहले भी जब मैं उनके रूम में रहती, मेरी दोनों बेटियों के रूम में मैं बैठती थी और मेरा ये पहला एक काम होता था, मैं मतलब सुबह से उनके स्कूल में क्या हुआ, किस टीचर ने क्या बोला, किसने क्या पढ़ाया, फ्रेंड्स के साथ क्या बातें हुई, सब कुछ पहले 1 आवर फॉर्मल ये सब बातें मैं करती थी। बिल्कुल बहुत अच्छा। उसके बाद मैं 2 आवर में उन लोगों को पूछती थी अगर कुछ समझना है या कुछ पढ़ना है या कुछ जानना है या मेरे को लगा कि मेरे को कुछ समझाना है पढ़ने से रिलेटेड, तो मैं वो करती थी। ये मेरा रूटीन, मतलब पूरा जब बच्चे मेरे नर्सरी में शुरू हुए तब से लेके उनके 9th तक दोनों बेटियों का मेरा ये रूटीन था। उसके अलावा तो मीनाक्षी जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप 3 आवर्स डेडिकेटेड अपने बच्चों को डेली देती थी। तो शायद यही वजह है कि ये जो आप रूटीन फॉलो करती थी जिसकी वजह से आपके बच्चे आज इस मुकाम पे हैं, आपकी दोनों बेटियां। तो व्यूअर्स, इनके मीनाक्षी जी के इस डेडिकेशन की वजह से इनकी एक बेटी IIT बॉम्बे में अभी फ्यूचर इंजीनियर बन रही है और इनकी छोटी बेटी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में है, अभी से पढ़ाई कर रही है। तो आप मीनाक्षी जी, जो आपका ये डेडिकेशन रहा, आपने ये जो रूटीन फॉलो किया, इसको लेके आप न्यू मॉम्स या टू बी मॉम्स को आप क्या बताना चाहेंगी और आपका इसमें कितना रहा अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में, और फिर बच्चों की तरफ से क्या एक्स्ट्रा चीजें आपको मिली, क्योंकि आपके बच्चों ने भी उतना ही सहयोग किया होगा जितना आपने किया। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे इसके बारे में? आप बिल्कुल सही, आपका क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने जो रूटीन फॉलो किया है मैंने अपनी माँ से सीखा था। वो तो बहुत पहले की बात है, लेकिन मैंने देखा था अपनी माँ को। मैं इतनी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, फिर भी वो हम लोगों के साथ, हम बच्चों के साथ बैठने के लिए मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग में उठ के पढ़ा करते थे और माँ उस समय उठती थी, साथ में रहती थी, हम लोग से बातें करती थी। शायद ये बात मेरे को बहुत अच्छा लगता था और यही इतना मेरे मन को छू गया था कि जब मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही तो मैंने इसको अडॉप्ट किया। नो डाउट, जब मैं बच्ची थी तब और जब मेरे बच्चे हुए तो और जो आज बच्चे हैं, सब में समय तो बहुत डिफरेंट हो गया है। लेकिन ये इतना सही है कि माँ तो हर वक्त माँ है और अगर माँ अपने बच्चों को समझ ले तो बच्चे भी जरूर माँ को समझेंगे। राइट, बिल्कुल वैलिड पॉइंट। और मैं आज के मॉम को एक कहना चाहूंगी, चाहे वो कितने भी बिजी हो, 2 आवर एटलीस्ट अपने बच्चों को दे, कंप्लीट डेडिकेटेड, नो फोन, नथिंग। मीन्स ये जरूरी वर्क करेगा, मेरे को ऐसा लगता है। लगता नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है क्योंकि मेरे साथ ये काम किया है। मैंने अपने आप को इम्प्रूव करती रही, पर मैं बच्चों के टाइम में कभी मैंने मोबाइल को भी नहीं छुआ उतने देर। मोबाइल को मैं साइलेंट मोड पे रख के बच्चों के साथ बैठती थी और ये मेरा बहुत ही हेल्पफुल रहा। और शायद बच्चे भी मुझे एज ए फ्रेंड ट्रीट करते थे क्योंकि मैं उनको समझती थी, वो मुझे समझते थे, और इससे बड़ा कोई चीज नहीं है।
ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा और आज मैं बहुत खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि मीनाक्षी जी ने कहा, और ये मैं शायद आपको मैं अपने हर एक पॉडकास्ट या हर एक वीडियो में भी ये बताती हूँ कि बच्चों के साथ जो कनेक्शन है ना, वो बनाना बहुत जरूरी है। हमें बच्चों को एज ए फ्रेंड तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि उनको एक रिस्पेक्ट भी देना सिखाना है हमें, बट बच्चों के साथ ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि वो हर एक बात हमसे शेयर करें और वो एकदम दिल खोल के हमसे बातें करें हर एक टॉपिक पे। तो जैसा कि मीनाक्षी जी ने बताया कि पूरा अपना डेडिकेशन बच्चों के साथ, वो 3 आवर्स जो ये इनका फोन साइलेंट मोड में रहता था, ये फोन को टच नहीं करती थी, पूरा कंप्लीटली अपने बच्चों को देती थी। और शायद यही वजह है कि इनके बच्चे इस मुकाम पे है। और माँ और बच्चों, बेटियों कहेंगे, माँ और बेटियों के बीच में कोई भी एक ऐसा दीवार नहीं है जहां ये कुछ भी शेयर ना कर सके। तो टू बी मॉम्स एंड मॉम्स, आप इस बात को बहुत गहराई से समझे। जरूरी है आज के टाइम पे फोन यूज करना, ये सारी चीजें, बट अभी जो हमारा मेन मोटो है कि अभी हम जिस फेज में है, पेरेंटिंग फेज में है, उसको हम अच्छे से अडॉप्ट करें, उस पर अच्छे से वर्क करें, ताकि वो चीजें हमें लॉन्ग लाइफ हमें एक अच्छा रिजल्ट दे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मीनाक्षी जी हैं, ये शुरू से ही बहुत, मैं आपको बताना भूल गई कि ये यूनिवर्सिटी टॉपर रही हैं, कॉलेज टॉपर रही हैं, और फिर भी आफ्टर मैरिज और जब ये एक अपने मदरहुड जर्नी में एंट्री करती हैं, तो ये अपने करियर को, अपने पैशन को ब्रेक देती हैं। बट उस ड्यूरेशन में भी ये खुद को कंटिन्यूअस अपने ऊपर वर्क करती हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि शायद ये हम लोग, ये बिहार से बिलोंग करती है, वहां पे स्टार्टिंग में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। मैं ये कहूंगी कि जैसे ये अलग डिफरेंट सिटीज में गई, इन्होंने खुद को उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया, नई नई चीजों को सीखा। ये जो ऐसी जो जिन्होंने कभी साइकिल भी नहीं चलाया था, आज ये खुद कार ड्राइव करके IIM बैंगलोर जाती हैं। तो ये इनका एक बहुत बड़ा डेडिकेशन है। और 20 ईयर्स बाद कम बैक करना और अपनी करियर को रीस्टार्ट करना और अपना फुल डेडिकेशन अपने बच्चों को देना, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और आप एक एज ए मदर, आप एक सारे मदर्स के लिए आप एक मिसाल है। मेरे को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला आपके इस बात से और इस गाइडेंस से, और जैसे आपने अपने बच्चों की परवरिश की, शायद मैं भी उस चीज को अपने लाइफ में और अपने बच्चों के लिए अप्लाई करना चाहूंगी। तो मीनाक्षी जी, जैसे आप जब अपने बच्चों, मतलब जब आपके बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका भी पूरा फुल डेडिकेशन वैसा ही था, तो आपको कभी ये महसूस हुआ कि मैं इतना कर रही हूँ, क्या ये काफी, ऐसा आपको कभी लगा? ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि मैं किसी के भी साथ किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% कर, ऐसा मेरे को कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं बच्चों को कम कर रही हूँ या मैं अपने आप को कम कर रही हूँ। मैं सबको, इसके लिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं टाइम मैनेजमेंट के साथ चलती थी। टाइम मैनेजमेंट मीन्स कि जितना बच्चों को देना है उतना बच्चों को देना है, जितना सबको देना है, खुद के लिए देना है, सबको। तो टाइम मैनेजमेंट के कारण मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कम दे रही हूँ। मैं हमेशा कॉन्फिडेंट था कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ और मैं जो दे रही हूँ 100%, और शायद उसका रिजल्ट भी आपके सामने आया। मैं ये बात बोलती भी थी कि मेरे हाथ में जितना है मैं उतना करती हूँ सबके लिए 100%। तो आपकी बेटी जब IIT बॉम्बे में सेलेक्ट हुई, तो वो मोमेंट कैसा रहा था? वो तो सचमुच बहुत ही, मतलब उसको बता नहीं सकती हूँ कि कितना अच्छा मुझे लगा, क्योंकि ये मेरी बेटी की इच्छा थी कि मुझे वहां जाना है। मैं तो बच्चों के लिए, मैंने बच्चों को कभी प्रेशराइज नहीं किया कि मैंने उन लोगों को इतनी छूट दी। ये था कि मैंने बताया उनको कि ये अच्छा है, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि आपको ये करना है। मैं चाहती थी कि मेरी छोटी वाली बेटी मेडिकल में जाए, लेकिन उसको मन था कि नहीं, मेरे को साइकोलॉजी से आगे बढ़ना है। तो एकदम डिफरेंट टॉपिक। हाँ, तो मैंने उसे भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। और तो मेरे को अपने बच्चे की खुशी देख के मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे उस समय पेरेंट्स के लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात खुशी हुई। ये मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मीनाक्षी जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब थी, और जब आपकी बेटी 9th ग्रेड में गई, तो फिर आपको लगा कि नहीं, अब मुझे एक जगह, मतलब ठहराव चाहिए आपको, सो दैट आपके बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके, उनको डिस्टर्बेंस ना हो। तो उस टाइम पे आपने डिसाइड किया कि अब आपको बैंगलोर में मूव करना है, बैंगलोर में स्टे करना है। तो ये बदलाव कैसा रहा आपके लिए, और आपने खुद को इसके लिए कैसे तैयार किया? क्योंकि आपके हस्बैंड को तो इधर उधर जाना पड़ता है, तो आपको खुद अकेले रह के बच्चों को लेके, तो मतलब ये एक तरह का चैलेंज ही है जिसको आपने एक्सेप्ट किया, बखूबी आपने इसे निभाया भी। तो कैसे किया आपने ये? एक्चुअली हस्बैंड के ट्रांसफरेबल जॉब के कारण मेरे को पहले से पता था कि जब बच्चे 9th-10th में जाएंगे तो उनको एक जगह रहना पड़ेगा। तो इस कारण से मेरा माइंड तो सेट था
कि 8th में गई बड़ी वाली तो मेरा माइंड सेट था कि अब कहीं भी एक जगह स्टेबल होना है। मैंने 2-3 जगह ट्राई किया, फिर मेरे को लगा कि यहाँ बैंगलोर का एजुकेशन अच्छा है, तो मैं यहाँ पे मैंने ट्राई किया और दोनों बच्चियों का मेरा एडमिशन हो गया। तो मेरे हस्बैंड का यहाँ परमानेंट तो नहीं था, लेकिन उस टाइम में इत्तेफाक से चेन्नई में हुआ था पोस्टिंग, तो वीकेंड पे आ जाते थे, इसलिए उस समय ज्यादा कुछ परेशानी नहीं हुई और इसी तरह से चलता रहा। फिर धीरे धीरे जब आप माइंड सेट कर लेते हो तो आपको कहीं भी किसी भी काम को करने में परेशानी नहीं होती। और ये मेरा सबसे बड़ा चीज बात एक ये भी है, मैं अपने माइंड को सेट करती हूँ। इसलिए कोई भी कोई भी अगर अपने माइंड को सेट कर ले कि मेरे को ये करना है, तो उसमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और शायद यही हुआ मेरे साथ, मेरे को यहाँ भी रहने में कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। तो जैसे मीनाक्षी जी, आपको तो मेमोरी मास्टरी स्टार अवार्ड भी मिला है, तो व्यूअर्स से वेरी टैलेंटेड इन है, मेमोरी मास्टरी स्टार अवार्ड से भी सम्मानित हैं ये, तो आप उसके बारे में बताएंगे वो क्या चीज है? एक्चुअली मैं अपने इम्प्रूवमेंट के लिए देखते रहती हूँ, करते रहती हूँ, और बुक मेरा बहुत बड़ा वीकनेस है, बुक पढ़ना। वीकनेस किस कहेंगे आप इसे? बुक्स वीकनेस की स्ट्रेंथ बोले। बचपन में सब मुझे बुक वर्म भी बुलाते थे। तो उस टाइम अच्छा। तो फिर एक दिन मैं ऐसे ही एडवर्टीजमेंट एक देख रही थी, उसमें था कि आप कैसे अपने बुक को जल्दी पढ़ सकते हो ऐसा, तो मैंने उस वर्कशॉप को ज्वाइन किया। एक्चुअली ये माइंड परफॉर्मेंस वर्कशॉप था, मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया और मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने उसको कंटिन्यू किया। तो उसमें डिफरेंट मॉड्यूल है, उसी में एक मॉड्यूल है जो मेमोरी मास्टरी है, तो उसको मैंने किया। एक्चुअली वो मेरा क्लास भी बहुत ही अच्छा है और उसको किया और उसमें मेरे को प्राइज मिला। बहुत ही अच्छा, मतलब आप टाइम टू टाइम खुद को इम्प्रूव करने के कुछ ना कुछ करती रहती। तो मीनाक्षी जी, आपने उसमें क्या नई टेक्निक सीखी या क्या नया सीखा, कुछ आप मतलब उसके बारे में बता सकती हैं, अगर आप मतलब कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन ना हो कि? हाँ, नहीं, बता सकती हूँ। जैसे जो चीज हम देखते हैं विजुअल, वो मेरे को ज्यादा याद रहता है। Right. हमको नंबर याद करने में बहुत परेशानी होती है। अगर किसी का फोन नंबर हो तो हम इजिली नहीं रिमेम्बर कर सकते, लेकिन ये जो मैंने कोर्स किया उसमें बहुत ही अच्छा टेक्निक था। 01 से लेके 99 तक हर एक नंबर को एक विजुअल दिया गया है, और उसको करने के बाद, उसको लर्न करने के बाद हम इसमें डिफरेंट टेक्निक है। जैसे सिप कैफे है, यहाँ सेंस भी यूज करना है, हर चीज यूज करना है, और उस तरह से मैं बड़े से बड़े डेटा को याद कर सकती हूँ, बड़े से बड़े नंबर को 100 नंबर्स तक हम लोग इजिली याद कर सकते हैं विद इन वन गो। सो ये सब टेक्निक है उसमें। तो बहुत ही अच्छा, आई थिंक ये तो फिर सबको करना चाहिए, ये हमें भी करना चाहिए। और एक्चुअली मेमोरी का नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सब पे होता है कंपटीशन भी। अच्छा। तो उसमें ऐसे भी बहुत यूजफुल होता है। 60 जैसे 52 कार्ड्स है, उनको भी याद करने का डिफरेंट टेक्निक है, या फिर आप कितने भी बड़े चीज को बहुत इजीली रिमेम्बर कर सकते हो, इस तरह का। उसमें बहुत जर्नी मेथड है, फिर आपको सिप कैफे है, बहुत सारा उसका अलग अलग टेक्निक है थोड़ा। बहुत ही अच्छा, मतलब ये एक नई चीज मुझे पता चली है आपके माध्यम से कि ऐसी भी चीज होती है। तो मीनाक्षी जी, जब आपने आफ्टर 20 इयर्स जब आपने करियर की शुरुआत की, तो आपने तो सीधे रॉकेट की तरह छलांग लगाया। तो आपने सुराना कॉलेज में एज ए प्रोफेसर वर्क किया, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 6 मंथ आपने तुरंत IIM बैंगलोर जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में जॉब ली। तो आप बताएंगे कैसे, मतलब आपने विद इन 6 मंथ और इतने बड़े मतलब ब्रेक के बाद इतनी मतलब इतना जो क्या कहेंगे, इतनी अच्छी जर्नी की जो शुरुआत की, कैसे किया आपने? और जरा हमें आप अपने IIM बैंगलोर के बारे में भी बताइए, कैसा है वहाँ का एनवायरनमेंट, कैसा है कल्चर वहाँ का, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि IIM खुद में एक बहुत बड़ा नाम है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं। तो बताइए। एक्चुअली जब मैंने अपना UGC नेट अभी 22 में क्वालिफाई किया, 22 के अक्टूबर में मैंने UGC नेट क्वालिफाई किया, और उसके बाद मैं यहाँ अपने आसपास 10 किलोमीटर के अंदर रेडियस में मैंने जॉब स्टार्ट किया सर्च करना, क्योंकि उसमें मेरी छोटी बेटी यहाँ पढ़ रही थी।
तो मेरे को कहीं मूव नहीं करना था, तो मैं हर एक कॉलेज में मैंने अपना एप्लीकेशन डाला, सब कुछ किया, सब कॉलेज गई। फॉर्चुनेटली मुझे सुराना कॉलेज में मिल गया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं वहाँ वर्क कर रही थी। बैंगलोर भी मेरे घर से 2 किलोमीटर था, तो मैंने वहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डाला था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण वहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ। तो फिर मैंने देखा कि मेरे सब्जेक्ट में एकेडमिक एसोसिएट कर था, उसमें एक्चुअली वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को असिस्ट करना था प्रोफेसर को। तो मेरे को अच्छा लगा और मैंने ट्राई किया तो भगवान की मर्जी हो गया। तो सचमुच वहां अंदर जाने के बाद माहौल बिल्कुल ही अलग है। पूरा पढ़ने का माहौल है, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ इधर उधर कोई नजर नहीं आता है। अगर स्टाफ है तो सब अपने अपने क्यूबिकल में, अपने अपने रूम में हैं। अगर स्टूडेंट है तो या तो हॉस्टल में है या क्लासरूम में है। और शायद इतना बड़ा होने के कारण अंदर कुछ पता भी नहीं चलता है। जब हम लोग कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, और कॉन्फ्रेंस वगैरह बहुत ही अच्छे से होता है, इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस होते हैं, वो सब मैं अटेंड करती हूँ। और मैंने अभी एक सस्टेनेबिलिटी का कॉन्फ्रेंस था, उसमें मैंने अपना पेपर भी प्रेजेंट किया। तो ये जर्नी भी मेरा बहुत ही अच्छा है, और ये भी सस्टेनेबिलिटी से ही रिलेटेड मैंने पेपर प्रेजेंट किया। यहाँ साहस जीरो वेस्ट है, यहाँ बेंगलोर की एक कंपनी है जो वेस्ट टू वेल्थ मतलब सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड है। मैंने उसके ऊपर रोल ऑफ एजुकेशन ऑन सर्कुलर इकोनॉमी ऐसे करके मैंने ये पेपर था वो मैंने वहाँ प्रेजेंट किया। और ये जो सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस था विप्रो के साथ था, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस। और वैसे ऐसा कॉन्फ्रेंस यहाँ होता ही रहता है। और आप अगर चाहो तो यहाँ आपको पाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत नॉलेज है, बहुत चीज है। सो मैं भी वही कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा मीनाक्षी जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो सही बात है। तो लेकिन मतलब इतना एक तो चैलेंजिंग जॉब आपकी, बच्चे भी, तो आपको बुक्स लिखने का ख्याल कहाँ से, और आपने कैसे टाइम मतलब निकाला बुक्स लिखने के लिए? ये तो खुद में एक बड़ी बात है। तो आप इस पे जरा मतलब कैसे, मतलब आप तो जैसे बता रही है कि आपका टाइम मैनेजमेंट का जो शेड्यूल है बहुत ही अच्छा है, आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करती हैं, तो ऑब्वियस, बट फिर भी एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी जो टॉपिक है वो मेरे को लगा कि जनरल पब्लिक को इसके बारे में उतना आइडिया नहीं है, और सब जानने के लिए क्यूरियस है। जब तक मैं इसमें नहीं गई थी, जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि ये टॉपिक पे मेरे को रिसर्च करना है, तो एक्चुअली मेरे प्रोफेसर ने कहा, मेरे गाइड ने कहा कि ये टॉपिक बहुत अच्छा, आप इस पे रिसर्च करो। तो मैं पूछी सर से कि सर मैं नहीं जानती हूँ ये टॉपिक क्या है। तो सर ने सिंपल वर्ड में समझाया और मैं आपको बताती हूँ। सपोज करो अगर आप एक पेड़ काटते हो तो उसकी जगह 2 पेड़ लगाओ। सस्टेनेबिलिटी सिंपल सा है, सिंपल सा चीज है सस्टेनेबिलिटी मीन्स। तो मेरे को ये लगा कि जब मैं उससे बिलोंग करते हुए भी मैं उसको नहीं समझ रही थी, जानने की कोशिश करती हूँ लेकिन फिर नहीं समझ पाती हूँ, तो इसको बहुत जरूरी है कि जनरल पब्लिक इस चीज को समझे। और इसको समझने के लिए मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। मैं यहाँ IIM बेंगलोर में थी, प्लेटफॉर्म अच्छा मिला, और यहाँ सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे वर्क होते रहते हैं, एक अलग से डिपार्टमेंट है उसका, और बहुत सारा चीज है। तो मेरे को अच्छा लगा और मैंने इस पे वर्क करना शुरू किया, और अब बुक आपके सामने है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये बुक है जो डॉक्टर मीनाक्षी ने लिखा हुआ है। तो आप इस बुक को आप Amazon से भी ले सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसको लेने के बाद आप शायद एनवायरनमेंट को और सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं कुछ देने के लिए। तो आप इस बुक्स को पढ़िए और अपनी कम्युनिटी को कुछ देने की कोशिश करिए। हाँ, तो मीनाक्षी जी, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है जानने के लिए, जैसे कि ये बुक मैं पढ़ूंगी बाद में, बट मेरे को पहले ये बताइए कि जैसे आपने कहा, बहुत सिंपल वर्ड में आपने समझाया कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ। तो जैसे अभी बैंगलोर में मेट्रो वर्क चल रहा है, हाईवे बन रहे हैं और जगह जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, तो क्या आपने देखा कि इन चीजों को इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, या ये कहीं ये इम्प्लीमेंट हो रहा है? आपके नॉलेज में है ऐसी चीजें? हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। लेकिन गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है। आज अगर आप एक भी पेड़ काटते हो तो उसके लिए आपको पेड़ लगाना है, और आपको पेड़ आप ऐसे नहीं काट सकते हो बिना गवर्नमेंट के परमिशन के। अच्छा, जो ये सब इम्प्लीमेंटेड है। मीन्स कि एक्चुअली
गवर्नमेंट, एकेडमिक, प्रोफेशनल सब वर्क कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पे। अच्छा, right. सस्टेनेबिलिटी पे, और हमारा बुक जो है सो एक्चुअली सर्कुलर इकोनॉमी पे है। सर्कुलर इकोनॉमी से कैसे हम सस्टेनेबिलिटी को पा सकते हैं, तो इस पे है। तो इस पे वर्क चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जनरल पब्लिक को हमें नहीं पता है कि क्या वर्क चल रहा है। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बहुत सारा कॉन्फ्रेंस होते रहता है इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत सारा पेरिस एग्रीमेंट है, बहुत सारा चीज। अगर आप पढ़ोगे, उसके अंदर जाओगे, तो आप अभी एक भी पेड़ ऐसे नहीं काट सकते हो। गवर्नमेंट का ऐसा रूल है, एक भी पेड़ कट करने के पीछे आपको बहुत सारे चार्जेज है। पहले आपको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इवन अगर पेड़ कहीं गिरता भी है तो गवर्नमेंट से परमिशन के बाद ही वो पेड़ भी हटाया जाता है। अभी इतना तक हो गया। हाँ, तो ये चीज तो बहुत ही है, लेकिन हाँ, जनरल पब्लिक को, हम लोग को नहीं पता है। हाँ, हमें नहीं पता। तो यही कारण है कि मैंने ये बुक लिखा है, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर, राइट। कंज्यूमर के पास सबसे ज्यादा पावर है कि हम, ये बुक एक्चुअली सर्कुलर इकोनॉमी पे है। आज अभी हम लोग लीनियर इकोनॉमी जानते हैं, लीनियर इकोनॉमी यूज करते हैं सर, टेक, मेक एंड वेस्ट, लिए, बनाए, यूज किए, फेंक दिए। लेकिन इससे हमको सर्कुलर इकोनॉमी पे मूव करना है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? वो 5R, एक्चुअली 3R ही, आप अभी तक हम लोग 3R ही पढ़ते थे, लेकिन मैंने अपने बुक में 5R बोला है। आप इस बुक को पढ़ के समझना। तो क्या होता है? रीयूज, regenerate and refuse, reduce, there are so many R's. So ये सब कहने का मतलब है कि आप सर्कुलर इकोनॉमी को यूज करने के लिए आप वैसे सामान को बनाओ जो ड्यूरेबल हो, जिसके हम पार्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं। अगर कोई पार्ट्स खराब हुआ तो मैं पूरे सामान को नहीं फेंक के उस पार्ट्स को चेंज करके और उसको यूज कर सकूं। अगर मेरा कुछ सामान ऐसा हुआ जिसको मैं यूज नहीं कर सकती हूँ, तो उसको ऐसे जगह हो जाए कि उसका पार्ट यूज हो जाए। और अभी मेरे बुक में बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज है, फिलिप्स, इकाया, बहुत सारे हैं जो इस वर्क को कर रहे हैं। फिलिप्स तो अभी ऐसा सर्विस दे रहा है कि पूरे लाइटिंग, आपके घर के लाइट का पूरा सर्विस देगा। उसका इतने दिन, सपोज 10 ईयर का, 15 ईयर्स का सर्विस आपको देगा। अगर उस बीच कोई भी बल्ब खराब होता है, कुछ होता है, तो चेंज करेगा, सब कुछ करेगा। फिलिप्स की ऐसी सर्विस भी है। तो ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी के ही अंदर आता है। जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने बहुत सारे केस स्टडीज को लिया है, राइट, आपने सच में और उसको यूज किया है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, मैंने अपने बुक में कुछ स्टोरीज भी दिया है जो व्यूअर्स को समझ में आएगा। जैसे हम लोग गोल्डन गूज एक जानते थे, एक राजा, एक गरीब आदमी के पास एक बत्तख जो मिला, जो सोने के अंडा देता था। जब उसको फर्स्ट डे लगा तो लगा नहीं ये तो सोना का नहीं है, लेकिन जब पता चला उसको सोना का है तो धीरे धीरे अमीर हुआ। अमीर होने के बाद जब उसको अचानक लगा कि मैं क्यों नहीं ये पूरा ही इसको मार दूं और अंडा ले लूं, और ऐसा उसने किया। तो क्या हुआ फिर? मार दिया, कुछ नहीं मिला। तो एक्चुअली मैंने इस स्टोरी को अपने बुक में लिखा और इससे रिलेट किया है कि हम लोग आज अपने मदर अर्थ के साथ यही कर रहे हैं। सच बोला आपने, बिल्कुल सही बात कहा। और आपने जो लीनियर सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर सस्टेनेबिलिटी की बात की, ये बहुत ही कि अभी देखो, पहले जो फोन आते थे उसमें बैटरी अलग से होता था, तो अगर हमारा बैटरी खराब हो गया तो हम न्यू बैटरी डाल लेते थे। अब फोन में इनबिल्ट बैटरी आ रही है, अगर डेड बैटरी तो आपको पूरा फोन फेंकना है। तो ये सारी चीजें है ना, तो लिटरली ये सब चीजों को कम करना चाहिए हमें। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज और ये सारी चीजें हो रही हैं। और एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज पे भी बुक में आपको कुछ कंटेंट मिल जाएंगे। इसमें मैंने ये बुक जनरल पब्लिक के लिए, प्रोफेशनल के लिए और पॉलिसी मेकर के लिए भी लिखा है। तो आपने जो अभी कहा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उसके लिए मैंने पॉलिसी मेकर पे लिखा है कि पॉलिसी मेकर इस तरह की पॉलिसी बनाए कि हमें जगह जगह नहीं घूमना पड़े कि मैं इसको कहाँ भेजूं। ऐसे अगर आप जानोगे तो बैंगलोर में भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो इस पे वेस्ट टू वेल्थ वर्क कर रहे हैं। लेकिन मैंने गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि वो ऐसा, जैसे हम लोग 100 डायल करते हैं, 101 डायल करते हैं, अच्छा कोई एक नंबर, हाँ एक नंबर हो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपकी तरफ से। कि ऐसी चीजें होनी चाहिए और हमें हम अपने आने वाले जनरेशन को क्या दे के जाएंगे, उसके लिए हमें अभी से सोचना होगा, अपने मदर अर्थ को बचाना होगा।
तो मीनाक्षी जी आप तो इतनी मल्टी टैलेंटेड है कि मैं क्या ही बोलूं। आपने माइंड मैपिंग में भी आपको इनाम मिला हुआ है। तो ये माइंड मैपिंग क्या होता है आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, व्यूवर्स को, इवन मुझे भी, कि मुझे भी नहीं पता इस चीज के बारे में इतना। ओके, एक्चुअली माइंड मैप तो हम लोग अभी बहुत कुछ में यूज करते हैं, लेकिन मेरा जो माइंड मैप में सर्टिफिकेट और प्राइज मिला है वो रिलेटेड है। मैं हर वीक में एक बुक पढ़ती हूँ और फ्राइडे को मेरा बुक खत्म होता है, सैटरडे का मेरा रहता है कि माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप का मतलब कुछ नहीं है, बीच में बुक का नेम और ऑथर नेम और उससे रिलेटेड पिक्चर, और उसके अलावा मैं एक्चुअली शो करती हूँ कैसे मैंने माइंड मैप बनाया है। एक दो केरा की लिखी हुई बुक है, इसका मेन क्या क्या आइडिया है। एक्चुअली हम लोग बुक पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, राइट। तो जब कभी ऐसा लगे तो अगर हम पलट लेंगे तो बिल्कुल याद रहेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अलग अलग बुक्स के इन्होंने लिखे हुए, शिव खेरा की बुक्स है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, और फिर द पीपल। सो आप देख सकते हैं, और इनकी हैंड राइटिंग देखिए, बिल्कुल आई कैचिंग, इतनी खूबसूरत हैंड राइटिंग। तो इसका मेन फायदा ये होता है कि हम चीजों को इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं। मतलब जैसे बुक्स, तो वाकई में बुक्स तो हम भी बहुत सारे पढ़ते हैं बट हम भूल जाते हैं कुछ समय बाद कि उस बुक में क्या था। तो इसको माइंड मैपिंग बनाने से हमें ये चीजें याद रहती हैं लॉन्ग टाइम के लिए, या फिर जब भी हमें ऐसे रिकॉल करना तो एक बार हम पलटे और हमें याद आए। बहुत ही अच्छा है। मैं और ये बुक के लिए बनाती हूँ, लेकिन एक्चुअली माइंड मैप आप कभी भी यूज कर सकते हो, स्टडी के लिए या फिर आपको कुछ ऐसा वर्क है उसके लिए आप कभी भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक ये फिर बच्चों की स्टडी के लिए जो नॉर्मल डे टू डे में वो स्टडी करते हैं उनके लिए भी इफेक्टिव रहता होगा। बहुत अच्छा लगा, मतलब आपसे मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली। थैंक यू। बातें तो बहुत सारी हो गई, और अगर अभी आपसे हम बातें करें तो बहुत ही लंबा चला जाएगा हमारा पॉडकास्ट और बातें खत्म नहीं होंगी हमारी। लेकिन आप जैसे अभी आप पीछे जाएंगे, आप अपने आप को एक एज अ यंग गर्ल देखेंगे कि जब आप बिफोर मैरिज, जब आपकी शादी की बात चली और फिर आपने अपने पैशन को, अपने सपनों को फिट किया, तो अभी आपको खुद को उस स्टेज पे लाके, उस टाइम पे लाके क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो चल रहा है वो सब कुछ अच्छा है, जो आपके पास आ रहा है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कीजिए, लेकिन कभी अपने, हमेशा याद रखिए मेरा अपने लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबके पास यही 24 आवर होता है और इसी 24 आवर में हमें मैनेज करके चलना है, सबके साथ साथ अपने आप को भी, अपने को नहीं छोड़ना है। बस यही मैसेज है मेरा। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने कि अपने खुद को नहीं छोड़ना है, जो चीजें आ रही हैं हमारे सामने उसे हमें अडॉप्ट करना है और उन चीजों को लेके आगे बढ़ना है और खुद को धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहना है और अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालना है। बहुत ही अच्छा आपने ये बात कही, और जो वो यंग लड़की है वो इस बात को सुन के वाकई में खुद पे इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ेगी अपने लाइफ में। तो अब हम पॉडकास्ट को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं अपने बुक के जरिए, अपने इस सस्टेनेबिलिटी के जरिए, अपने मदर अर्थ के लिए एज ए पेरेंटिंग, क्योंकि आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं, आपके पास इतनी सारी नॉलेज है कि जितना भी हम लोग कम है। तो आप प्लीज थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए भी मैसेज दीजिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी मदर्स के लिए कि ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चे को अच्छे से समझे। ये मेरे अंदर, ये हमें मिला है, भगवान ने हमें दिया है, माँ बनाया है, और इस माँ का सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को अच्छे से पालना और उन्हें टाइम देना, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद जैसे हम माँ हैं, हमें अपने माँ बाप का भी ध्यान रखना है, और उसी तरह से हमें अपने मदर अर्थ का भी ध्यान रखना है। मदर अर्थ का ध्यान ऐसे रखना है कि हम कंजम्पशन तो करें, लेकिन जितना जरूरी है उतना ही करें। मीन्स कंजम्पशन इस तरह का होना चाहिए जिससे मदर अर्थ परेशान नहीं हो। हम आज के समय में सबके पास बहुत सब कुछ है, तो हम सोचते हैं कि क्या हुआ, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, वो भी ले लिया। ऐसा नहीं करना है, उतना ही कंज्यूम करना है, उतना ही लेना है जितना हमारे लिए जरूरी है। ये बहुत जरूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे समाज के लिए और यूनिवर्स के लिए। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, आपने बहुत सारी चीजें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दी जो कि हमें पता नहीं था। मतलब मे बी कुछ लोगों को पता होगा
बट मुझे नहीं पता था इन सारी चीजों के बारे में। तो आपसे बहुत सारा आज मुझे नॉलेज मिला, बहुत सारा नॉलेज मैं लेके जा रही हूँ आपसे। बहुत ही अच्छा लगा बात करके, और मैं बहुत ही ऑनर्ड हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट में आई और इतना वैल्यूएबल टाइम आपने हमें दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड व्यूवर्स, अगर आपको ये सोलफुल जर्नी अच्छी लगी और आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है मीनाक्षी जी से, तो प्लीज कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट्स मैं हर एक वीक पढ़ती हूँ। और आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर और आप चाहें तो मीनाक्षी जी की बुक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अमेजोन से जाके ले सकते हैं। और आप भी अपने मदर अर्थ को पहचानिए और उसकी नीड को समझिए, और उस पे अपनी तरफ से आप अगर इस कम्युनिटी को कुछ दे सकते हैं तो दीजिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मीनाक्षी जी। आपके लिए हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम। तो दोस्तों, मीनाक्षी जी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सपने सिर्फ यंग एज में नहीं, माँ बनने के बाद भी देखे जा सकते हैं। उन्होंने दिखाया कि मदरहुड और एम्बिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते, बल्कि एक दूसरे को और ज्यादा रोशन करते हैं। अगर उनकी कहानी ने आपको इंस्पायर किया हो तो एक सोलफुल थम्स अप जरूर दीजिए, और इस वीडियो को उन सब मॉम्स के साथ शेयर करिए जो खुद को भूल गई हो। जुड़ते रहिए सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया के साथ, जहां हम माओ के अनसंग जज्बे को आवाज देते हैं। मैं हूं मालती तिवारी मिश्रा। मिलती हूं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने सपनों से प्यार करिए और खुद से कभी कंप्रोमाइज ना करिए। थैंक यू सो मच।